हजारों साल पहले घने जंगलों के बीच एक ऐसी सभ्यता बसी थी जो अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी, माया सभ्यता। जब भारत की महान हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता की नींव भी ठीक से नहीं पड़ी थी, तब यहाँ के लोग बिना किसी दूरबीन की ग्रहों की चाल समझ रहे थे और विशाल पिरामिड बना रहे थे। इन्होंने ऐसा कैलेंडर बनाया जिसे लेकर 2012 में दुनिया के पूरी तरह खत्म होने की अफवाहें फैल गई। और जब यह लोग इतने उन्नत थे तो उनकी जिंदगी कैसी थी, वे क्या खाते थे, क्या पीते थे और उनकी कुछ प्रथाएं आज के इंसान को डरावनी क्यों लगती हैं? ऐसे ही माया सभ्यता के मजेदार प्रथाओं को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है साल 1839 से। ये वो दौर था जब दुनिया के नक्शे पर अमेरिका के मध्य का यह हिस्सा लगभग खाली समझा जाता था। माना जाता था कि यहाँ के जानलेवा जंगलों में इंसान का बसना नामुमकिन है। यहाँ सिर्फ मलेरिया था, जहरीले सांप थे और मौत थी। लेकिन दो खोजकर्ता जॉन लॉयड स्टीफंस और फ्रेडरिक कैथरवुड इन खतरों से नहीं डरे। स्थानीय आदिवासियों ने उन्हें पत्थर के पुराने घरों की कहानियां सुनाई थीं, जिन पर किसी को यकीन नहीं था। वे होंडुरास के उन बीहड़ जंगलों में घुस गए जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। हर कदम पर एक अनजाना खतरा उनका इंतजार कर रहा था। हफ्तों की थकान और बीमारी के बाद वे लगभग हार मान चुके थे। तभी जंगल साफ करते वक्त उनकी कुल्हाड़ी एक सख्त चीज से टकराई। जब उन्होंने उस पर जमी सदियों पुरानी काई और झाड़ियां को हटाया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई मामूली पत्थर नहीं था, वो एक स्तंभ था जिस पर किसी अनजान भाषा में कुछ लिखा गया था। उन्होंने नजरें ऊपर उठाईं तो सामने जंगल नहीं बल्कि एक विशाल पत्थर का मंदिर खड़ा था। यह कोपान शहर था, एक ऐसा शहर जो मिस्र के पिरामिडों जितना ही भव्य था लेकिन दुनिया से छिपा हुआ था। इस खोज ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह था हजारों साल से भूली हुई लेकिन अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक, माया सिविलाइजेशन। अगर आज हम इनकी दुनिया को देखें तो यह आज के मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज और होंडुरास के इलाकों में फैली हुई। समय के जिस पहिए पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो चल रहे थे, जिस समय मेसोपोटामिया में शहर बन रहे थे, ठीक उसी समय लगभग 2000 ईसा पूर्व यानी आज से 4000 साल पहले दुनिया के दूसरे कोने में इस घने जंगल के अंदर यह सभ्यता अपनी जड़ें जमा रही थी। लेकिन 19वीं और 20वीं सदी तक आर्कियोलॉजिस्ट की समझ बहुत सीमित थी। हमें लगता था कि जंगल में बस कुछ मंदिर हैं जहां लोग पूजा करने आते थे और चले जाते थे। हमें लगता था कि इनकी आबादी बहुत कम थी, लेकिन हमारी यह सोच गलत थी और इस गलती को सुधारने में हमें 100 साल से ज्यादा लग गए। साल 2018 विज्ञान ने ऐसी तकनीक विकसित की जो दीवारों के आर पार देख सकती थी। इस तकनीक का नाम है लाइडर यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। वैज्ञानिकों ने एक हवाई जहाज पर लाइडर स्कैनर लगाया और उसे उत्तरी ग्वाटेमाला के जंगलों के ऊपर उड़ाया। इस मशीन ने जमीन पर करोड़ों लेजर पल्सेस फेंकी। इन किरणों ने पेड़ों के बीच की खाली जगह से जमीन को स्कैन किया और एक 3D मैप तैयार किया। कंप्यूटर ने जब डेटा प्रोसेस करके पेड़ों को हटाया तो जो नज़ारा सामने आया उसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। जिसे हम खाली जंगल समझ रहे थे वो असल में एक मेगालोपोलिस था। वहाँ 60,000 से ज्यादा इमारतें दबी हुई थीं। हमारा अनुमान था कि यहाँ कुछ लाख, लेकिन लाइडर ने साबित कर दिया कि माया सभ्यता में 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते थे, यानी उस समय के यूरोप के किसी भी देश से कहीं ज्यादा बड़ी आबादी। ये सब जानकर हम हैरान थे, लेकिन तभी वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। आज से करीब 4000 साल पहले जब दुनिया की बड़ी सभ्यताएं बस रही थी तो एक बात कॉमन थी। वह सभी सभ्यता नदियों के किनारे बसे हुआ था, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु सतलज नदियों के पास और मेसोपोटामिया सभ्यता दजला और फरात नदियों के बीच बसी। लेकिन माया सभ्यता की कहानी कुछ अलग थी। अगर आप नक्शे को ध्यान से देखें तो इनके साम्राज्य के बड़े हिस्से में कोई नदी थी ही नहीं। वहाँ की जमीन चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन की बनी थी। यह पत्थर स्पंज की तरह होता है। तो फिर सवाल यह है, आखिर 1 करोड़ लोगों ने एक ऐसी जगह बसने का फैसला क्यों किया जो किसी रेगिस्तान से कम नहीं थी, जहाँ खेती के लिए पानी नहीं था, जहाँ की जमीन बंजर थी? वहाँ उन्होंने गगनचुंबी इमारतें कैसे खड़ी कर दी? क्या वे किसी डर से भागकर इस जंगल में छिपे थे, या उन्होंने प्रकृति को हराने का कोई ऐसा सीक्रेट टेक्नोलॉजी ढूंढ लिया था जो बाकी दुनिया के पास नहीं था? तो चलिए इस जंगल की गहराई में उतरते हैं। माया लोग उस जानलेवा जंगल में क्यों बसे, जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा। सिर्फ 4000 साल पीछे नहीं बल्कि 20,000 साल पीछे। यह आइस एज का समय था। पूरी पृथ्वी बर्फ की चादर में लिपटी हुई थी। समुद्र का स्तर सी लेवल इतना नीचे गिर गया था
कि एशिया और अमेरिका के बीच की जमीन पानी से जमकर बर्फ बन गई थी। इसी रास्ते से शिकार की तलाश में इंसानों का एक झुंड एशिया से निकलकर एक नई दुनिया में दाखिल हुआ। यह दुनिया थी अमेरिका। यह आज की अमेरिका जैसा एक देश नहीं था, बल्कि वीरान पड़े हुए जंगल था। ये लोग चलते रहे हजारों सालों तक। पीढ़ी दर पीढ़ी वे ठंड से बचने के लिए दक्षिण साउथ की तरफ बढ़ते रहे। उन्होंने उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान पार किए, मेक्सिको के पहाड़ पार किए। वे चाहते तो कहीं भी रुक सकते थे, लेकिन चलते चलते ये लोग मध्य अमेरिका युकाटन प्रायद्वीप पहुंचे। ऊपर से देखने पर यह जगह जन्नत लगती थी, हर तरफ हरियाली, पेड़ और फल। लेकिन जैसे ही उन्होंने यहाँ कदम रखा, उन्हें एक भयानक सच का पता चला। यहाँ की जमीन चूना पत्थर, लिमस्टोन की बनी थी। दोस्तों, चूना पत्थर एक स्पंज की तरह होता है। जैसे ही बारिश होती, जमीन सारा पानी सोख लेती। नदियां सतह पर बहने के बजाय जमीन के अंदर गायब हो जाती थीं। जानवर प्यास से मर रहे थे। खेती करना नामुमकिन था। ये जंगल एक धोखा था। तो फिर सवाल वही है, ये लोग यहाँ से भागे क्यों नहीं? वे वापस क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्होंने पाताल लोक का दरवाजा ढूंढ लिया था। ये पाताल लोक आपके स्वर्ण की कहानी वाला नहीं है। जब वे पानी की तलाश में भटक रहे थे, तो उन्हें जंगल के बीचों बीच जमीन में गहरे गड्ढे दिखाई दिए। जब उन्होंने झांक कर देखा, तो नीचे अंधेरे में कुछ चमक रहा था। वो पानी था, मीठा, साफ और कभी न खत्म होने वाला पानी। इन्हें कहते हैं सैनोट्स। चूंकि ऊपर की जमीन चूना पत्थर की थी, वह जगह जगह से धंस गई थी और नीचे बह रही भूमिगत नदियां, अंडरग्राउंड रिवर्स खुल गई थी। माया लोगों के लिए यह सिर्फ कुआं नहीं था, उनके लिए यह शिबाल्बा यानी पाताल लोक का दरवाजा था। उनका धार्मिक मानना था कि बारिश के देवता चाक इसी गुफा के अंदर रहते हैं। यही वो वजह थी जिसने उन्हें इस जंगल में रोक लिया। जहां दुनिया नदियों के किनारे बस रही थी, माया लोग इन जादुई कुओं के चारों तरफ बस गए। पानी मिल गया था, लेकिन जंग अभी बाकी थी। जंगल इतना घना था कि उसे साफ करना लोहे के बिना नामुमकिन था। तो उन्होंने आग का सहारा लिया। उन्होंने जंगल के छोटे हिस्सों को जलाया और उसकी राख, ऐश को खाद की तरह इस्तेमाल किया। यहीं से शुरुआत हुई उनकी सबसे बड़ी खोज की, मक्का। उन्होंने जंगली घास को मॉडिफाई करके भुट्टा बनाया। ये मक्का इतना पावरफुल था कि इसने उनकी आबादी को विस्फोटक रफ्तार से बढ़ाया। लेकिन कैसे, उसे हम आगे जानेंगे। अब वे घुमंतू नोमैड्स नहीं थे। अब वे इस जंगल के मालिक बन चुके थे। उनके पास पानी था, उनके पास खाना था, लेकिन एक चीज अभी भी नहीं थी, धातु यानी मेटल। दुनिया के दूसरे हिस्सों में लोग लोहे और ब्रॉन्ज से हथियार और महल बना रहे थे, लेकिन माया लोगों के पास सिर्फ पत्थर था। अब तक हमने देखा कि माया लोगों ने पानी की समस्या तो सुलझा ली थी, लेकिन उनके सामने एक और चुनौती थी जो पानी से भी बड़ी थी। उन्हें जंगल के बीचों बीच शहर बसाने थे, मंदिर बनाने थे और अपने देवताओं के लिए पिरामिड खड़े करने थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। पूरी दुनिया में बड़े इमारतें लोहे की छेनी और हथौड़े से बन रही थी। मिस्र के लोग तांबे, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल कर रहे, लेकिन माया लोगों के पास मेटल का एक टुकड़ा भी नहीं था। न लोहा, न तांबा, न स्टील, और तो और उनके पास पहिया भी नहीं था, और न ही उनके पास घोड़े या बैल थे जो भारी पत्थर खींच सके। तो जरा सोचिए, बिना लोहे के औजार, बिना क्रेन, बिना ट्रक और बिना जानवरों के उन्होंने लाखों टन वजनी पत्थर कैसे काटे और उन्हें सैकड़ों फीट ऊपर कैसे चढ़ाया। ये इंजीनियरिंग की दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। सबसे पहले बात करते हैं उनके औजारों की। अगर उनके पास लोहा नहीं था, तो उन्होंने पत्थरों को काटा कैसे? जवाब है एक दूसरा पत्थर, ऑब्सिडियन। यह ज्वालामुखी से निकला एक काला कांच होता है। जब इसे तोड़ा जाता है, तो इसकी धार आज के सर्जिकल ब्लेड से भी ज्यादा तेज होती है। माया लोग जानते थे कि लोहे की नीड नहीं है अगर आपके पास प्रकृति का दिया हुआ यह सुपर ब्लेड है। उन्होंने इसी कांच और सख्त पत्थरों से जंगल के पहाड़ों को काटना शुरू किया। लेकिन काटना आसान था, असली मुसीबत थी उन पत्थरों को हिलाना। एक एक पत्थर का वजन कई टन था, और जैसा कि मैंने बताया, उनके पास माल ढोने के लिए जानवर नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिजिक्स और मैन पावर का इस्तेमाल किया। उन्होंने पेड़ों के गोल तनों को रोलर की तरह इस्तेमाल किया और रस्सियों के सहारे पत्थरों को खींचना शुरू किया। लेकिन खींचने का तरीका बहुत ही दर्दनाक था। वे रस्सियों को अपने कंधों पर नहीं, बल्कि अपने माथे पर बांधते थे। इसे मेकापाल कहते हैं। इससे गर्दन की ताकत का इस्तेमाल करके वे भारी से भारी पत्थर घसीट लेते थे। ये सिर्फ वास्तुकला नहीं थी, ये इंसान की जिद थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खोज थी माया सीमेंट। उन्होंने चूना पत्थर को जलाकर एक ऐसा पाउडर बनाया
जिसे पानी में मिलाते ही वह पत्थर जैसा सख्त हो जाता था। आज हम जो खंडर देखते हैं वे ग्रे रंग के हैं, लेकिन उस जमाने में यह पूरा शहर लाल और सफेद रंग के प्लास्टर से चमकता था। ये इतना मजबूत था कि हजारों साल की बारिश भी इसे पूरी तरह मिटा नहीं पाई। और जब इन पत्थरों से इमारतें बनी तो उन्होंने सिर्फ घर नहीं बनाए, उन्होंने बोलने वाले महल भी खड़ा किया। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप चिचेन इत्जा के पिरामिड के सामने खड़े होकर ताली बजाते हैं तो आवाज गूंजकर वापस आती है, लेकिन वह ताली की आवाज नहीं होती। वह आवाज किसी पक्षी की चहचहाहट जैसी होती है। वैज्ञानिक हैरान थे कि यह कैसे मुमकिन है। बाद में पता चला कि उन्होंने पिरामिड की सीढ़ियों को जानबूझकर एंगल पर बनाया था कि वह आवाज को रूपांतरण कर उनके पवित्र पक्षी क्वेट्जल की आवाज में बदल दे। सोचिए, आज के साउंड इंजीनियर्स को यह करने के लिए हाईटेक कंप्यूटर चाहिए, लेकिन माया लोगों ने यह सिर्फ पत्थरों से कर दिखाया। और अब बात करते हैं उनकी सबसे महान रचना की। पिरामिड मिस्र के पिरामिड कब्र थे जहां राजाओं को दफनाया जाता था, लेकिन माया पिरामिड वे केवल कब्र नहीं थे, वे साल के समय को भी गिनने के लिए उपयोग करता था। उदाहरण के लिए एल कास्टिलो का पिरामिड यह सिर्फ ऊंचाई के लिए नहीं बना था, यह असल में पत्थर से बना एक विशाल कैलेंडर था। इसकी चारों तरफ 91 सीढ़ियां हैं और ऊपर का चबूतरा मिलाकर कुल 365 सीढ़ियां बनती हैं, यानी साल का हर एक दिन एक सीढ़ी के बराबर। लेकिन इनका असली जादू साल में सिर्फ 2 बार दिखता है। जब दिन और रात बराबर होते हैं तब सूरज की रोशनी पिरामिड की सीढ़ियों पर ऐसे गिरती है कि परछाई एक सांप का आकार ले लेती है। ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई विशाल सांप रेंगता हुआ जमीन पर आ रहा हो। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। इसके लिए उन्हें यह पता होना जरूरी था कि सूरज हजारों साल तक किस डिग्री पर उगेगा और किस डिग्री पर ढलेगा। इसका मतलब है कि माया लोग सिर्फ मजदूर या कारीगर नहीं थे, वे मैथमेटिशियंस थे, साथ ही साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने बिना दूरबीन के, बिना कंप्यूटर के आसमान की ऐसी गणनाएं, कैलकुलेशंस कर ली थीं जो आज के नासा के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि एकदम सटीक थीं। आखिर उनके पास ऐसा कौन सा गणित था? उन्होंने शून्य को दुनिया से पहले कैसे खोज लिया? और उनका कैलेंडर 2012 में दुनिया खत्म होने की बात क्यों करता था? दोस्तों, एक अजीब बात सोचिए। अगर आप आज से 1500 साल पहले यूरोप जाते तो वहां के लोग रोमन अंकों में उलझे हुए थे। वहां गणित करना सर दर्द था, लेकिन उसी वक्त घने अमेजन के जंगलों में बैठा एक माया पुजारी करोड़ों अरबों की कैलकुलेशन चुटकियों में कर रहा था। हमने देखा कि माया लोग बेहतरीन इंजीनियर थे, लेकिन इंजीनियरिंग के पीछे जो असली ताकत थी वो थी उनका मैथमेटिक्स। पूरी मानव सभ्यता के इतिहास में सिर्फ 2 जगहों पर शून्य यानी जीरो का आविष्कार हुआ। एक हमारे प्यारे भारत में आर्यभट्ट द्वारा और दूसरा इन माया लोगों के द्वारा। दुनिया की बाकी सभ्यताएं उंगलियों पर गिनती थीं, 1, 2, 3, 10 तक, लेकिन माया लोग वे 20 तक गिनते थे। क्यों? क्योंकि वे आदिमानव की सोच रखते थे। उन्होंने सिर्फ हाथों की 10 उंगलियां नहीं, बल्कि पैरों की 10 उंगलियों को भी अपनी गिनती में शामिल किया। उनका गणित इतना सरल था कि एक अनपढ़ इंसान भी समझ ले। एक डॉट मतलब 1, एक लकीर मतलब 5 और एक शंख जैसा निशान मतलब 0। A single point is 1, a bar is 5, and the shell represents 0. 1, 2, 3, 4, सिर्फ इन 3 निशानों से उन्होंने यूनिवर्स की ऐसी कैलकुलेशंस कर डाली जिसके लिए आज हमें सुपर कंप्यूटर चाहिए। और इस मैथमेटिक का इस्तेमाल उन्होंने कहाँ किया? आसमान में। माया लोग सिर्फ जमीन पर नहीं रहते थे, उनकी नजरें हमेशा तारों पर होती थीं। उन्होंने बिना किसी दूरबीन, टेलीस्कोप के और बिना किसी कांच के लेंस के प्लैनेट्स की चाल को नाप लिया था। उनका सबसे प्रिय ग्रह था शुक्र। वे इसे प्यार का ग्रह नहीं मानते थे, वे इसे युद्ध का देवता मानते थे। वे शुक्र ग्रह के उगने और डूबने का समय इतना सटीक बताते थे कि उसमें सिर्फ कुछ सेकंड्स का अंतर होता था। सोचिए, नंगी आंखों से इतनी सटीकता कैसे मुमकिन है? उन्होंने एल कराकोल जैसी ऑब्जर्वेटोरीज बनाई। अगर आप आज इस इमारत को देखें तो ये किसी मॉडर्न ऑब्जर्वेटोरीज जैसी दिखती है जिसके गुंबद में तारों को देखने के लिए खिड़कियां बनी हैं। और इसी विज्ञान से जन्म हुआ माया कैलेंडर का। दोस्तों, आपने 2012 में दुनिया खत्म होने वाली अफवाह तो सुनी होगी। Could 2012 really be the end of the world? The Mayan calendar predicts an apocalypse and time is running out. वो माया कैलेंडर की ही भविष्यवाणी थी, लेकिन सच तो यह है कि उनका कैलेंडर दुनिया खत्म करने के लिए नहीं था। वे समय को हमारी तरह एक सीधी लाइन में नहीं देखते थे कि 2023 बीता तो 2024 आया और पुराना साल हमेशा के लिए गया। वे समय को एक सर्कल मानते थे। उनका मानना था कि इतिहास खुद को दोहराता है।
जो आज हुआ है वह हजारों साल बाद फिर होगा। इसी सोच से उन्होंने एक ऐसा कैलेंडर बनाया जो 10 या 100 साल का नहीं बल्कि पूरे 5125 साल का एक महाचक्र था। इसे वे लॉन्ग काउंट कहते थे। उनके गणित के हिसाब से इस चक्र की शुरुआत हुई थी 11 अगस्त 3114 ईसा पूर्व को, यानी जब मिस्र के पिरामिड भी नहीं बने थे और हड़प्पा सभ्यता की नींव भी नहीं पड़ी थी। तब माया कैलेंडर की घड़ी टिक टिक करना शुरू कर चुकी थी और यह 5125 साल का विशाल चक्र कब पूरा होना था? जी हाँ, उसी तारीख को 21 दिसंबर 2012। क्या 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म होने वाली है? क्या माया कैलेंडर ने पहले ही इस विनाश की भविष्यवाणी कर दी थी? दुनिया भर में लोग डरे हुए। दुनिया को लगा कि कैलेंडर खत्म मतलब दुनिया खत्म, लेकिन माया लोगों के लिए यह सिर्फ घड़ी का रिसेट होना था। जब माया सभ्यता के समाज इतना उन्नत था तो वहां के लोगों की जिंदगी कैसा था और उनकी प्रथाएं। दोस्तों, अब हम उन बड़े पिरामिडों और तारों की दुनिया से नजर हटाकर जमीन पर उतरते हैं। इतिहास अक्सर राजाओं की बात करता है, लेकिन उस जंगल में रहने वाले एक आम इंसान की जिंदगी कैसी थी? क्या वो खुश था या वो सिर्फ एक गुलाम था? सच यह है कि माया समाज में अमीरी और गरीबी का फर्क इतना गहरा था जितना आज के समय में भी शायद न हो। समाज साफ तौर पर 2 हिस्सों में बंटा था। ऊपर थे राजा और कुलीन वर्ग। ये लोग शहरों के बीचों बीच पत्थर के महलों में रहते थे। इनके बदन पर जगुआर की खाल होती थी और सर पर क्वेट्जल पक्षी के कीमती पंख। और दूसरी तरफ था आम आदमी। राजा भले ही पत्थर के महलों में रहते थे, लेकिन आम जनता यानी किसान और कारीगर मिट्टी और लकड़ी के बने हवादार घरों में रहते थे, बिल्कुल हमारे यहाँ की झोपड़ियों की तरह, जिनकी छतें फूस की होती थीं ताकि गर्मी में भी घर ठंडा रहे। हैरानी की बात यह है कि वे जॉइंट फैमिली में विश्वास रखते थे। एक ही आंगन में कई घर होते थे। दादा दादी, चाचा चाची सब पास पास रहते थे। शाम को काम खत्म करने के बाद पूरा परिवार आंगन में बैठकर बातें करता था। यह अकेलापन नहीं बल्कि एक कम्युनिटी लाइफ था। हर घर का दिल होती थी रसोई, और माया लोगों का भोजन हमारी रोटियों से बहुत मिलता जुलता था। वे मक्के को पीसकर आटा बनाते थे और उससे टोर्टिलिया बनाते थे, जो बिल्कुल हमारी मक्का की रोटी जैसी होती है। इसके साथ वे बीन्स, राजमा, कद्दू और मिर्च की चटनी खाते थे। जी हाँ, मिर्च। माया लोग तीखा खाने के बहुत शौकीन थे। सुबह का नाश्ता हो या रात का खाना, पूरा परिवार जमीन पर बैठकर साथ में भोजन करता था। लेकिन इस समाज में महिलाओं का क्या रोल था? अक्सर इतिहास महिलाओं को भुला देता है, लेकिन माया सभ्यता में महिलाएं साइलेंट पावर थीं। वे सिर्फ घर नहीं संभालती थीं, वे इकोनॉमी की रीढ़ थीं। कपड़े बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना और बाजार को चलाना, यह सब महिलाओं के हाथ में था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि माया इतिहास में कुछ महिलाएं महारानी बनकर गद्दी पर भी बैठी, जैसे लेडी 6 स्काई, एक ऐसी रानी जिसने सिर्फ राज नहीं किया बल्कि युद्ध के मैदान में दुश्मनों को धूल चटाई। यानी वहां की महिलाएं कोमल भी थीं और जरूरत पड़ने पर योद्धा भी। लेकिन दोस्तों, अगर आप उस दौर के किसी इंसान से आमने सामने मिलते तो शायद आप डर जाते। क्यों? क्योंकि उनके सुंदरता के पैमाने, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, हमारी सोच से बिल्कुल अलग और खौफनाक थे। आज हम सुंदर दिखने के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन माया लोग सुंदर दिखने के लिए अपने शरीर को हमेशा के लिए बदल देते थे। क्यों? ताकि बच्चे का माथा पीछे की तरफ झपटा और लंबा हो जाए। हमें यह दर्दनाक लग सकता है, लेकिन उनके लिए यह मक्का के देवता जैसा दिखना था। जिसका सिर जितना लंबा वो उतना ही सुंदर, और तो और उन्हें क्रॉस आइड बहुत पसंद था। माएँ अपने बच्चों की आंखों के बीच एक मोती लटका देती थीं ताकि बच्चा उसे देखता रहे और उसकी आंखों की पुतलियां हमेशा के लिए अंदर मुड़ जाएं। और एक उनके अजीब ब्यूटी स्टैंडर्ड दांतों को आरी से घिसकर नुकीला करना और उनमें हरे रंग का कीमती पत्थर जेड जड़वाना अमीरी की निशानी थी। सोचिए, बिना किसी डॉक्टर या बेहोशी की दवा के दांतों में ड्रिल करना, यह सिर्फ फैशन नहीं, यह सहन शक्ति का इम्तिहान था। और अब एक मजेदार बात, पैसा। वहाँ बाजार में सामान खरीदने के लिए सिक्के नहीं चलते थे, वहाँ पैसा सच में पेड़ पर उगता था। उनकी करेंसी थी कोको बीन्स यानी चॉकलेट के बीज। एक खरगोश चाहिए तो 10 बीन्स दीजिए, एक गुलाम खरीदना है तो 100 बीन्स दीजिए। और राजा लोग, वे इन पैसों को खर्च नहीं करते थे, वे अपने पैसे पी जाते थे। चॉकलेट का तीखा ड्रिंक पीना सिर्फ अमीरों का हक था। ऊपर से देखने पर यह समाज बहुत व्यवस्थित और रंगीन लगता था, लेकिन हर सभ्यता के भीतर एक पूरा सिस्टम काम करता है। माया का सिस्टम क्या था और कैसे राजा यहाँ के लोगों पर शासन करता था, अब वही समझना जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि माया साम्राज्य आज के भारत या चीन जैसा एक देश था, तो आप गलत हैं।
ये एक देश नहीं था, ये एक खूनी शतरंज का खेल था। ये पूरा जंगल अलग अलग शहर राज्यों सिटी स्टेट्स में बंटा हुआ था। जैसे टिकल, कालाकमूल, कोपाण और पैलेंक, हर शहर अपने आप में एक अलग देश था और हर शहर का अपना एक राजा था। और यह राजा कोई आम इंसान नहीं था। वे इसे कुहवाला जाओ कहते थे, यानी दिव्य राजा। प्रजा मानती थी कि राजा इंसान नहीं बल्कि धरती पर चलता फिरता देवता है। उसका काम सिर्फ राज करना नहीं था, उसका काम था देवताओं और इंसानों के बीच ब्रिज बनना। लोग मानते थे कि अगर राजा खुश है तो बारिश होगी और अगर राजा कमजोर पड़ा तो सूरज उगना बंद कर देगा। यही वजह थी कि ये शहर आपस में कभी शांति से नहीं रहे। इनके बीच हमेशा युद्ध चलते रहते थे, लेकिन इनके युद्ध जमीन हड़पने के लिए कम और कैदी पकड़ने के लिए ज्यादा होते थे, ताकि उन कैदियों की बलि देकर देवताओं को खुश किया जा सके। और सबसे हैरान करने वाली बात, वे युद्ध का फैसला अपनी मर्जी से नहीं करते थे, वे आसमान देखकर हमला करते थे। जब शुक्र ग्रह आसमान में एक खास जगह पर आता था तभी वे सेना निकालते थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स इसे स्टार वॉर्स कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने शहरों को जिस तरह डिजाइन किया था वह आज के आर्किटेक्ट्स के लिए एक सबक है। जरा उनके शहर की योजना, अर्बन प्लानिंग को देखिए। याद है मैंने बताया था कि वहां नदियां नहीं थी, तो 1 करोड़ लोगों के शहर को पानी कैसे मिलता था? यहीं पर उनका दिमाग देखिए। उन्होंने अपने पूरे शहर को ही एक विशाल रिजर्वॉयर्स में बदल दिया था। जब बारिश होती थी तो पानी पिरामिडों से फिसलता हुआ नीचे आता था। उनके बड़े बड़े प्लाजास और आंगन को जानबूझकर ढलान में बनाया गया था। ग्रेविटी की मदद से शहर की हर एक बूंद नालियों से होती हुई विशाल जलाशयों, रिजर्वॉयर्स में जमा हो जाती थी। टिकल शहर में इतना पानी स्टोर होता था कि अगर 18 महीने तक बारिश न हो तब भी लोग प्यासे नहीं मरते। और यह पानी गंदा नहीं था। शहर के एंट्री पॉइंट पर उन्होंने फिल्टर लगाए थे। उन्होंने क्वार्ट्ज और जियोलाइट बालू का इस्तेमाल किया, वही तकनीक जो आज हम अपने मॉडर्न RO सिस्टम में यूज करते हैं। 2000 साल पहले जंगल के बीच वे मिनरल वाटर पी रहे थे। उस समय माया शहर रंगों से भरे हुए थे। हर पिरामिड लाल, नीले और पीले रंगों से पुता हुआ था। सड़कों पर सन्नाटा नहीं था, वहां संगीत था। शंख की आवाजें, लकड़ी के ड्रम्स और बांसुरी की धुनें हर वक्त हवा में गूंजती थीं। उनके फेस्टिवल्स किसी कार्निवल से कम नहीं थे। हजारों लोग इकट्ठा होते थे। राजा मोर और मकाओ पक्षी के रंग बिरंगे पंखों, फेदर्स से लदा हुआ मुकुट पहनकर नाचता था। यह नृत्य सिर्फ मजे के लिए नहीं था, ये देवताओं को खुश करने की एक पूजा थी। वे कला के दीवाने थे। दीवारों पर नक्काशी करना हो या मिट्टी के बर्तनों पर पेंटिंग, हर चीज में एक कहानी होती थी। लेकिन दोस्तों, इतने बड़े शहर, इतने भव्य त्योहार और लाखों लोगों की भूख, इन सबको चलाने के लिए एक चीज की जरूरत थी जो युद्ध और पानी से भी ज्यादा जरूरी थी, खाना और पैसा। इतनी विशाल आबादी के लिए जंगल में खाना कहाँ से आता था? और उनकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी कैसे चलती थी? क्या वे सिर्फ मक्का खाते थे या उनके पास कोई ऐसी सुपर फसल थी जिसने उन्हें अमीर बनाया? दोस्तों, पिरामिड बनाना मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है 1 करोड़ लोगों का पेट भरना। जैसा कि मैंने पहले बताया, जंगल की मिट्टी खेती के लिए बहुत वीक होती है। अगर आप वहां पेड़ काटकर खेती करें तो 2 या 3 साल में मिट्टी बेकार हो जाती है। फिर माया लोगों ने सदियों तक इतनी विशाल आबादी को खाना कैसे खिलाया? यहीं पर आता है उनका एग्रीकल्चरल साइंस। उन्होंने जंगल से लड़ने के बजाय उसका इस्तेमाल करना सीखा। उन्होंने एक ही खेत में 3 फसलें साथ उगाई, मक्का, बीन्स और कद्दू। मक्का को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन चाहिए जो बीन्स की जड़ें मिट्टी को देती थी, और कद्दू के बड़े पत्ते जमीन को ढक लेते थे ताकि धूप से नमी न उड़े। ये प्रकृति का अपना परफेक्ट सिस्टम था, लेकिन उनका असली चमत्कार था दलदल में खेती, जिसे रेज्ड फील्ड्स कहते हैं। उन्होंने दलदली इलाकों में नहरें खोदी और उस गीली मिट्टी को उठाकर बीच में रेक्टेंगुलर खेत बना दिए। ये पानी के बीच में तैरते हुए खेत जैसे थे। इससे पौधों को हमेशा पानी मिलता रहता था और नहर की मछली का कचरा खाद फर्टिलाइजर का काम करता था। ये जंगल के बीच एक ऑटोमेटिक फूड मशीन थी जो साल में 1 नहीं बल्कि 3-3 बार फसल देती थी। जब पेट भरा होता है तभी इंसान कुछ नया सोचता है। इतनी सरप्लस फसल होने का मतलब था कि अब हर किसी को किसान बनने की नीड नहीं थी। यहीं से जन्म हुआ कारीगरों का। 1000 लोग अब ओनली कला पर ध्यान दे रहे थे। मिट्टी के बर्तन, क्लॉथ और ऑब्सिडियन, ज्वालामुखी का कांच के हथियार बनाने लगे। और जब सामान ज्यादा बन गया तो शुरू हुआ ट्रेड। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। याद है, न पहिया था, न घोड़े थे, न बैल थे, तो हजारों टन सामान एक शहर से दूसरे शहर सैकड़ों किलोमीटर दूर कैसे जाता था? जवाब है इंसानी ट्रक।
जी हाँ, माया व्यापारी अपनी पीठ पर मेकअपल बांधकर 50-50 किलो का वजन उठाते थे और जंगल के रास्तों पर सैकड़ों किलोमीटर चलते थे। सोचिए, एक पूरा का पूरा हाईवे नेटवर्क जहाँ व्हीकल नहीं बल्कि थाउजेंड्स लोग कतार में चलकर सामान ढो रहे हैं, और जहाँ जमीन खत्म होती थी वहाँ पानी शुरू होता था। उनके पास विशाल कैनूज थी जो समुद्र में चलती थी। इनमें इतना सामान आता था जितना आज के एक छोटे ट्रक में। वे मेक्सिको से लेकर होंडुरास तक नमक, जेड, शहद और पक्षियों के पंखों का व्यापार करते थे। मार्केट्स उनके शहरों की जान थे। टिकल का मार्केट्स इतना बिग था कि वहाँ एवरीडे 20 से 25,000 लोग जमा होते थे। वहाँ की शोर शराबा, मसालों की खुशबू और रंगों की चमक किसी को भी दीवाना बना दे। उनके पास सब कुछ था, एक बेहतरीन सिस्टम, बेहिसाब पैसा, दुनिया का सबसे सटीक कैलेंडर और गगनचुंबी इमारतें। यह सभ्यता अपने गोल्डन एज में थी, करीब 900 ईस्वी तक। ऐसा लगता था कि यह साम्राज्य अब कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब कोई सभ्यता अपनी ऊंचाई के शिखर पर होती है तो उनके पतन सिर्फ कदम दूर होती है। ऐसे ही घटना माया के साथ घटी। दोस्तों, साल 900 AD आते आते माया सभ्यता अपनी चरम सीमा पर थी। शहरों में लाखों लोगों की भीड़ थी, पिरामिडों पर ताज़ा पेंट चमक रहा था और राजा अपनी ताकत के नशे में चूर थे। लेकिन फिर अचानक सन्नाटा छा गया। महज 100 साल के अंदर दुनिया के सबसे बिग शहर वीरान हो गए। महलों में अब राजा नहीं बल्कि चमगादड़ रहने लगे। जिस कैलेंडर ने हजारों साल का भविष्य बताया था वो अचानक रुक गया। इतिहासकारों के लिए यह दुनिया की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1 करोड़ लोग अपने घर छोड़कर भाग गए? इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी। यह एक डोमिनो इफेक्ट था। जब एक ईंट गिरी तो उसने पूरे महल को गिरा दिया। पहला कारण था खुद उनकी गलती, इकोलॉजिकल सुइसाइड। याद है, मैंने बताया था कि वे पिरामिडों को प्लास्टर करने के लिए चूना पत्थर, लाइमस्टोन जलाते थे। सिर्फ एक पिरामिड को पेंट करने के लिए उन्हें हजारों एकड़ जंगल काटना पड़ता था। उन्होंने अपने शहरों को सजाने के लिए उस जंगल को ही काट दिया जो उन्हें सांस और बारिश देता था। और जब पेड़ नहीं रहे तो बादल भी रूठ गए। वैज्ञानिकों को वहां की चिचानकानव लेक के तल में सबूत मिले हैं कि उस समय एक महासूखा पड़ा था। ये कोई 1 से 2 साल का सूखा नहीं था, ये 100 साल तक चला। बारिश 50% से 70% तक कम हो गई, जलाशय सूख गए और नदियां गायब हो गई। दूसरा कारण था जनसंख्या विस्फोट, ओवर पॉपुलेशन। माया लोग अपनी ही सफलता के शिकार हो गए। जंगल छोटा था लेकिन खाने वाले मुंह करोड़ों थे। उन्होंने खेती के लिए भूमि को इतना निचोड़ लिया कि मिट्टी बंजर हो गई। अब उनके पास न जंगल बचा था न खेत। तीसरा कारण महामारी, डिजीज। जब सूखा तो लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हुए, कुपोषण फैला और घनी आबादी वाले शहरों में जब बीमारी फैली तो वो जंगल की आग की तरह फैली। हजारों लोग रातों रात मरने लगे। चौथा और अंतिम कारण सिविल वॉर। भूख ने इंसान को जानवर बना दिया। जो प्रजा अपने राजा को भगवान मानती थी, अब उसी प्रजा ने राजा के खिलाफ हथियार उठा लिए। क्योंकि राजा ने वादा किया था कि वो बारिश करवाएगा, लेकिन वो फेल हो गया। शहरों के बीच सिविल वॉर छिड़ गया। पड़ोसी शहर एक दूसरे के अनाज के गोदाम लूटने लगे। यह अब गौरव की वार नहीं थी, यह रोटी की वार थी। और अंत में जो बचे कुचे लोग थे उन्होंने अपने महान शहरों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वे वापस जंगल में बिखर गए, छोटे छोटे गांवों में रहने के लिए। और इस तरह जंगल ने उन पत्थरों को वापस निगल लिया और महान माया सभ्यता इतिहास के पन्नों में सो गई। जब तक कि 1839 में उसे दोबारा खोजा नहीं गया। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक ऐसी सभ्यता की जो जंगल में खो गई। लेकिन इतिहास में एक सभ्यता ऐसी भी है जो जंगल में नहीं बल्कि समुद्र में खो गई। एक ऐसा शहर जो माया सभ्यता से भी हजारों साल पुराना था, जिसे सोने का शहर कहा जाता था, जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो आज भी हमारे पास नहीं है। लेकिन एक ही रात में वो पूरा का पूरा महाद्वीप समुद्र की गहराइयों में समा गया, जिसे द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस कहा जाता है।